नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। और पहली बड़ी खबर है आजमगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि एसीएस अवनीश अवस्थी आज आजमगढ़ का दौरा करेंगे। जी हाँ, एसीएस अवनीश अवस्थी आज आजमगढ़ का दौरा करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का करेंगे निरीक्षण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी यूपी का भी मौजूद रहेंगे। और हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, एसीएस अवनीश अवस्थी का आज जो दौरा है आजमगढ़ में, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? राकेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आ रही बोली। राकेश, एसीएस अवनीश अवस्थी का आज आजमगढ़ का दौरा है, तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जैसा कि आप बता दें कि अवनीश अवस्थी का आज आजमगढ़ में दूसरा दौरा है, जो गोरखपुर एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो निरीक्षण करेंगे कितना कार्य आजमगढ़ में पूरा हुआ है। और इसके एसीएस साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करते हैं। तो इस कार्यक्रम में राकेश कौन कौन मौजूद रह सकता है, और जो समीक्षा बैठक होगी उस बैठक में क्या कुछ बातचीत हो सकती है? जैसा कि बता चले कि इसमें गोरखपुर एक्सप्रेस वे के हैं और जिला के जो अवर अभियंता लोग हैं और तीनों जनपद के आजमगढ़ मऊ जिला के मंडल के अधिकारी भी इसमें समीक्षा बैठक में शामिल हैं। ठीक है राकेश, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एसीएस अवनीश अवस्थी आज आजमगढ़ का दौरा करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण भी करेंगे और इस दौरान एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का भी समीक्षा करेंगे। वही दूसरी बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कोविड वैक्सीन ना लगवाने पर सरकार सख्त हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, फ्रंटलाइन वर्कर्स के खिलाफ सरकार सख्त हुई है और लोगों को चिन्हित कर 15 दिन में कार्रवाई होगी। संक्रमण होने पर नहीं मिलेगी सरकारी वित्तीय मदद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। कोविड वैक्सीन ना लगवाने पर सरकार सख्त हुई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के खिलाफ सरकार सख्त हुई है और लोगों को चिन्हित कर 15 दिन में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। संक्रमण होने पर सरकारी वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। वैक्सीन न लगवाने पर सरकार सख्त हुई है और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके खिलाफ भी सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। लोगों को चिन्हित कर 15 दिन में कार्रवाई करने की बात कही गई है। संक्रमण होने पर सरकारी मदद भी अब नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा नेता हरिनाम सिंह वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, भाजपा नेता हरिनाम सिंह वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों का अपमान कर रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी के लोगों को ये बंद करना चाहिए। सरकार बातचीत से समस्या का करे समाधान, ये बात कही है किसान नेता हरिनाम सिंह वर्मा ने। भाजपा नेता हरिनाम सिंह वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों का अपमान कर रही है। और हमारे साथ खुद किसान नेता हरिनाम सिंह जुड़ चुके हैं। हरिनाम जी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। बड़ा जी बयान सामने आपने दिया है कि बीजेपी किसानों का अपमान कर रही है। जी। क्या लग रहा है आपकी, अपमान कहाँ हो रहा है आप लोगों का? नहीं, अपमान यही हो रहा है कि जब पिछले चौथे महीने में किसान आंदोलन प्रवेश कर गया है गाजीपुर बॉर्डर और जो पूरे देश में चल रहा आंदोलन, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार ये कहते हैं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ तथाकथित लोगों का आंदोलन, पूर्वांचल में बाराबंकी में लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई, 50,000 आदमी बस्ती मुंडेरवा में इकट्ठा हुए, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है कि किसान आंदोलन है? अगर राकेश टिकैत जी ये कहते हैं कि 4 लाख ट्रैक्टर आएंगे, तो संबित पात्रा कहते हैं कि वो संख्या बताते हैं कि इस देश में इतने ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन है। भाई, जो ट्रैक्टर आ रहा क्या वो ट्रैक्टर नहीं है?
हम कहते हैं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, अगर आप बिल वापसी नहीं कर रहे हो, आप हाँ, अपनी जिद पे अड़े हुए हो, हाँ, तो कम से कम किसान का अपमान तो न करो। हाँ, ये कहते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान अपनी फसल नहीं नष्ट कर रहा, नष्ट करके दिखाओ। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान गेहूं की अपनी फसल जोताई नहीं कर रहा, नष्ट नहीं कर रहा है, तो अगर ये चाहते हैं तो हम एक दिन में कम से कम 50,000 बीघे गेहूं की फसल जोतवा देंगे हमारी एक बात कहने पर। तो ये इस तरीके की बातें क्यों कहते हैं? तो टीवी डिबेट पे बैठ के कहते हैं ये तो खाद्यान्न, राकेश टिकैत जी किसान यूनियन खाद्यान्न देश का नुकसान कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम सिर्फ कानून की गारंटी मांग रहे हैं, बिल वापसी की बात कर रहे हैं, तो आप उस पे बात नहीं करते हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक काल दूर है किसान, आज तक कोई नंबर नहीं दिया कि कहाँ किसान बात करने चले आए। ये कृषि मंत्री रोज कहते हैं कि बातचीत के रास्ते से हल निकलेगा, बातचीत हम कहाँ करने चले जाए, फिर टीवी पे बैठ के उल्टा सीधे बयान देते हो। तो क्या ये देश का किसान अपमानित करना चाह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को जिस व्यक्ति को शकरकंद और आलू का पहचान नहीं है, वो लोग बैठ के प्रवचन करते हैं और ये कहते हैं कि जो किसान नेता डिबेट पे जाते अपनी बात कहने जाते हैं तो उनसे कहते ये देखो किसान नहीं है। और जो सर धज के भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठते हैं वो कितने बड़े किसान हैं, कहाँ कहाँ उनकी फैक्ट्री लगी है, कहाँ उनके पास पैसा आ रहा है, उनकी भी आमदनी देखी जाए, कहाँ से पैसा आ रहा है। तिलक लगा के सदरी पहन के बैठ लेने से किसानों के शुभ चिंतक नहीं हो जाएंगे, किसानों के विशेषज्ञ नहीं हो जाएंगे। हरनाम जी, एक बड़ा सवाल है कि 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है और 2024 का भी चुनाव होगा, तो इसका असर किसान आंदोलन का जो असर है क्या उन चुनावों पर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से नाराजगी आपकी सरकार से है, तो क्या 2022 में आप लोग सरकार को सबक सिखाएंगे? देखो, सरकार से नहीं है नाराजगी, सरकार की हठ धर्मिता से नाराजगी है। हाँ। और 2022 की जो आपने बात कही है, 24 की, वो किसान तय करेगा। मैं कोई बात कह दूं, बाराबंकी में जब पंचायत थी तो मीडिया के हमारे साथियों ने पूछा कि कितनी भीड़ आएगी। जिस पार्क में हरक बाराबंकी में हाँ। पंचायत हुई है, हाँ। जिस पार्क में पंचायत हुई है, उस पार्क में प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भी मीटिंग किए हैं। बिल्कुल। बीच में मंच बनाए थे, हमने उस पार्क की आखिरी सीमा में बनाया था, लाखों की भीड़ थी उस पार्क में। देवीलाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े लीडर गए, भर नहीं पाए। सारे गांव में उसके चारों तरफ खेत खलिहान में टाली ट्रैक्टर खड़े थे, उस पार्क को हमने भर दिया। हम ये कहते हैं कि 2022, 2024 में इस सरकार को हम ही ने चुना था, हम ही ने चुना था। हम किसानों ने पूर्ण बहुमत की सरकार में इनको चुन के लाए थे। इसलिए लाए थे कि गन्ना का ये 14 दिन में भुगतान करेंगे, बकाया मूल्य देंगे, धान का एमएसपी जो सरकार घोषित करती है वो दिलाएंगे। कल फैजाबाद के किसान धान लेके आ रहे थे, 15 दिन से टालियां खड़ी हैं। टाली वहां के थानेदार, वहां की पुलिस ले जाके थाने में खड़ा कर दिया। ठीक है हरनाम जी, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये थे भाकियू किसान नेता हरनाम सिंह, जिनका बड़ा बयान सामने आया है, बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि किसानों का बीजेपी अपमान कर रही है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं संत रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं आपको चलिए सुनाते हैं। मैं हृदय से बधाई देता हूं संत रविदास जी की, हृदय से आप सबको के प्रति मंगलमय कामनाएं करता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस महान संत के आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करके हम सब
अपने देश और अपने समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, मैं समिति के अध्यक्ष आ रही है। आरपीआई नेता रामदास अठावले आज लखनऊ पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, रामदास अठावले का आज लखनऊ दौरा होगा। तो आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले का आज लखनऊ दौरा है। 12:15 पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे। 2 बजे विश्व शरया प्रेक्षागृह में शामिल होंगे। आरपीआई अध्यक्ष 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले का आगमन होगा लखनऊ में आज 12:15 पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करेंगे और 2 बजे पहुंचेंगे कार्यक्रम में। आरपीआई अध्यक्ष 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी बैठक करेंगे। वहीं इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 और 3 मार्च को बंगाल का दौरा करेंगे अमित शाह लगातार 2 दिन करेंगे कोलकाता में रोड शो और 2 मार्च को दक्षिण कोलकाता में रोड शो करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री 3 मार्च को उत्तर कोलकाता में रोड शो करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जिस तरह से कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया, उसके बाद से सभी पार्टियां ने अपनी अपनी मेहनत शुरू कर दी। वहीं कोविड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली में सामने आए 200 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज। एक्टिव केसों में दर्ज की गई है बढ़ोतरी। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कल कोरोना के 256 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 0.41% हो गई है। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन होगा आज। बड़ी खबर आपको बता दें, सीजेआई बोबडे शताब्दी भवन का उद्घाटन करेंगे। सीजेआई ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन होगा आज। सीजेआई बोबडे शताब्दी भवन का उद्घाटन करेंगे और राज्यपाल फागू चौहान से भी सीजेआई ने मुलाकात की है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ व दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लखनऊ में भी स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। बता दें कि बाहर के राज्यों से राजधानी आए 125 लोग स्वास्थ्य विभाग के कमांड सेंटर के संपर्क में हैं। आपको बता दें, और कोई भी लक्षण दिखने पर इनकी जांच होगी, वही पॉजिटिव निकलने पर इन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही बाहर से आए इन लोगों की निगरानी के लिए मोहल्ला समिति को भी अलर्ट किया गया है। वही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर जांच के दौरान
ट्रैवल हिस्ट्री भी ली जा रही है। इस मामले को लेकर सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर ने बताया कि जिले में कोरोना फिर न बढ़े, इसके लिए गैर राज्यों व विदेशों से आने वालों को कमांड सेंटर से संपर्क में रखा जा रहा है। सर्विलांस टीम को इन लोगों पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया है। वहीं टोल प्लाजा पर महाराष्ट्र, पंजाब या दिल्ली की ओर से आने वालों की कोविड जांच की जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को नया आयाम देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन आर बैरी ओ फेरल इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान वो ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों के माध्यम से लखनऊ के बारे में भी अवगत हुए हैं। मशहूर भूल भुलैया के आर्किटेक्चर को देखकर वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने भ्रमण के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर फोटोज पोस्ट कर अपनी खुशी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की खूबसूरती से संरक्षित स्थापत्य भव्यता का अनुभव जरूर करें। यदि आप शहर में हैं तो यात्रा अवश्य करें। अतुल्य भारत बता दें कि भारत शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से विधान भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की और इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के समन्वय से जॉब फेयर वेबिनार भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रयागराज में माघ मेले के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर पुण्य की डुबकी लगा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। सुबह से जनसैलाब पहुंचने लगा है। वहीं देर रात तो मेला क्षेत्र की सड़कों पर आस्थावानों की खचाखच भीड़ उमड़ने लगी। शिविरों से लेकर सड़कों तक हर तरफ भक्ति का रंग छा गया है। कहीं भंडारे खुल गए तो कहीं अनुष्ठान और आहुति दी जाने लगी है। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही मास पर्यंत कल्पवास के अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के बाद संगम की रेती से विदा हो जाएंगे। भीड़ के अनुमान को देखते हुए गंगा के दोनों तटों पर 8 घाटों पर स्नान की तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को मिशन शक्ति के तहत प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं और बालिकाओं को कई सौगातें देंगे। बता दें कि सभी जिलों में पात्र गरीब और असहाय महिलाओं को आवासीय पट्टा दिए जाएंगे। शासन ने जिलाधिकारियों को गरीब और असहाय महिलाओं को पट्टा दिए जाने की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि महिला हेल्प डेस्क पर इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत पट्टों के सापेक्ष 8 मार्च को महिला पट्टेदारों को अभिलेख बांटे जाए। वहीं तहसील स्तर पर विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली 5 महिलाओं को भी इस मौके पर सम्मानित किया जाएगा। जिलों में महिलाओं के द्वारा और बालिकाओं के नाम से पौधारोपण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई स्कूलों में बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी करने वाले बर्खास्त 2823 शिक्षकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इनको नौकरी से बर्खास्त किया है, तो ये लोग राहत पाने के लिए जिला अदालतों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन इनको निराशा हाथ लगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने किरण लता सिंह सहित हजारों सहायक अध्यापकों को की विशेष अपील को निस्तारित कर दिया है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के अहम फैसले से फर्जी बीएड डिग्री लगाकर शिक्षक बनने वालों को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साल 2005 बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हजारों सहायक अध्यापकों की नियुक्ति रद्द कर बर्खास्त करने के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बढ़ते आगे, प्यार की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेम का ढोंग रचने वाले लव जिहाद पर योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीते दिनों लव जिहाद के चलते बढ़ रहे अपराधों को लेकर योगी सरकार काफी सख्त है और अब लव जिहाद को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है। क्या है वो विधेयक, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
लव जिहाद का मुद्दा काफी दिनों से चर्चा में है और इससे संबंधित काफी घटनाएं भी बीते दिनों सामने आई हैं। लेकिन अब लव जिहाद के चलते बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने की पूरी तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। जी हां, लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 ने विधान परिषद की भी अग्नि परीक्षा पास कर ली है। समाजवादी पार्टी के भारी हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को विधान परिषद में भी इस विधेयक को ध्वनि मत से पास करा लिया है। अब जल्द ही यह विधेयक कानून बन जाएगा। सिर्फ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अंतिम मुहर लगनी बाकी है। इससे पहले सरकार ने बुधवार को इस विधेयक को विधानसभा में पास कराया था। पिछले साल नवंबर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे मंजूरी दी थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश लागू हुआ। अध्यादेश लागू होने के बाद अधिसूचना भी जारी की गई। योगी कैबिनेट ने 24 नवंबर 2020 को अध्यादेश को मंजूरी दी और अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा था। नियम के अनुसार अध्यादेश को 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में मंजूरी दिलाना आवश्यक है। सरकार ने विधेयक विधानसभा में पारित करा लिया है। अब भाजपा सरकार इसे विधान परिषद में ले जाएगी। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने योगी सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार यह विधेयक जनता के हितों को ध्यान में रखकर लाई है। प्रदेश में षड्यंत्र के तहत धर्मांतरण का कार्य हो रहा था। इसी को रोकने के लिए यह विधेयक नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इसमें किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव की बात नहीं है। विपक्ष मिथ्या वर्णन कर रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सभापति ने सपा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो नारेबाजी हंगामा शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही पहले 10 मिनट व बाद में 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। अध्यादेश के मुख्य बिंदु। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश में 10 साल तक की सजा है, 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना है। अध्यादेश में शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित किया गया है। धर्मगुरु धर्म परिवर्तन करता है तो उसे जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना देना होगा। यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही हो सकती है। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के बाद अब रेलवे ने भी जेब हल्की करने का फैसला किया है। दरअसल भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया है। इंडियन रेलवेज ने कम दूरी की पैसेंजर ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी किया है। जहां पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े दामों को लेकर जनता परेशान थी, तो वहीं अब रेलवे ने भी ट्रेन का किराया बढ़ाकर लोगों की समस्या को बढ़ा दिया है। आपको हम छोड़ जाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के साथ। देश की जनता भी कोरोना की मार से उबर भी नहीं पाई थी कि बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। जहां कोरोना के चलते लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं, इतना ही नहीं, कई लोगों की नौकरियां भी छूट गई हैं। ऐसे में जहां डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों से लोगों में आक्रोश था, तो वहीं अब भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया है। रेलवे द्वारा जारी बयान के मुताबिक कम दूरी के ट्रेनों के किराए को बढ़ाया गया है। रेलवे का किराया बढ़ाने के पीछे का तर्क यह है कि कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए किराए में बढ़ोतरी की गई है। रेलवे द्वारा बढ़ाए गए किराए का असर 30-40 किलोमीटर तक का सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने बताया कि बढ़ने वाले किराए का असर केवल 3% ट्रेनों पर पड़ेगा। इंडियन रेलवे ने कहा कि कोविड का प्रकोप अभी भी मौजूद है और वास्तव में कुछ राज्यों में कोविड की स्थिति बिगड़ रही है। ऐसे में बढ़ते हुए किराए को ट्रेनों में भीड़ को रोकना और कोविड को फैलने से रोकने के लिए रेलवे की सक्रियता के रूप में देखा जाना चाहिए। रेलवे के मुताबिक पहले से ही यात्री की हर यात्रा में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। टिकटों पर भारी सब्सिडी दी जाती है।
रेलवे के मुताबिक बढ़ी हुई कीमतों को समान दूरी के लिए चलने वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए के आधार पर तय किया गया है। यानी अब यात्रियों को छोटी यात्रा के लिए भी मेल एक्सप्रेस के बराबर का किराया देना होगा। ऐसे में 30 से 40 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को अब ज्यादा किराया देना पड़ेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के फैलने को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने 22 मार्च 2020 को ट्रेनों के संचालन को बंद करा दिया था। भारतीय रेलवे चरणबद्ध रूप से पैसेंजर ट्रेनों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा है। कोविड के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन से पहले के समय की तुलना में लगभग 65% मेल एक्सप्रेस ट्रेनों और 90% से अधिक उपनगरीय सेवाओं का परिचालन किया है। वर्तमान में कुल 1250 मेल एक्सप्रेस, 5350 उपनगरीय रेल सेवाएं और 326 से अधिक यात्री ट्रेनों रोजाना दौड़ रही हैं और इनमें कम दूरी की यात्री ट्रेनों की संख्या कुल रेलगाड़ी के 3% से भी कम है। रेलवे कोविड के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के समय में ट्रेनों को चला रहा है। कई ट्रेनों को लोगों के लाभ के लिए कम यात्रियों के बावजूद चलाया जा रहा है। स्टेशनों पर ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोविड से पहले के समय की तुलना में यात्री ट्रेनों का किराया थोड़ा बढ़ाया गया है और इसके संरक्षण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पहले से ही पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है, तो वहीं अब दूसरी तरफ रेलवे ने यात्री ट्रेनों का किराया बढ़ाकर यात्रियों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में यात्री चाहे निजी वाहन से जाएं या सरकारी, उनकी जेब तो कटनी तय है।